वर डिस्कसिंग कल्पेबल होमोसाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक प्रॉपर डाइसेक्शन कर रहे थे, ठीक है, एक एक टर्म, एक एक एसेंशियल को अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। एंड आज की क्लास में जो आपके बाकी के बचे हुए एसेंशियल्स हैं, तो इन द लास्ट क्लास जो आपके दो पर्टिकुलर सबसे पहले दो एसेंशियल्स थे, मैंने आपको बताया था हुएवर कॉजेज डेथ और एक एक्ट, ठीक है। तो एक्ट और डेथ, ये दो एसेंशियल्स हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास में जो तीन मेन सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं आपके सेक्शन नंबर 100 के, दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, bodily injury that is likely to cause death, and knowledge that your act will likely to cause death। ये तीन एसेंशियल्स को आज की क्लास में अच्छी तरीके से हम डाइसेक्ट करके इलस्ट्रेशंस के साथ समझने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 100 में आई होप यू गाइज रिमेंबर कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है आपका, दैट इज कॉजेज डेथ, और दूसरा पर्टिकुलर शब्द आपका कौन सा था, बाय डूइंग एन एक्ट। इन दोनों एसेंशियल्स को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जहां पे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो बाकी के तीन बचे हुए एसेंशियल्स हैं आपके, दैट इज योर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा कौन सा है, बॉडीली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और तीसरा है नॉलेज दैट एन एक्ट विल कॉज डेथ। अब यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल के बारे में हम बात कर लेते हैं, विच इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये आपको कहाँ पे, कल्पेबल होमोसाइड में भी देखने को मिलता है, और यही चीज आपको मर्डर के अंदर में भी देखने को मिलती है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये पर्टिकुलर लाइन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये दोनों जगह क्यों देखने को मिलती है। देखो, मैंने आपको पिछली दो क्लासेस के अंदर में भी समझाया था कि कल्पेबल होमोसाइड बेसिकली क्या होता है। कल्पेबल होमोसाइड में आप एक ऐसा एक्ट कर रहे होते हो जहां पे आप किसी आदमी को मारना चाहते हो, आप किसी आदमी की डेथ कॉज करना चाहते हो, मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये किलिंग ऑफ अ ह्यूमन क्या है, आप किसी आदमी की जान लेना चाहते हैं, आप किसी आदमी को मारना चाहते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये आपके गिल्टी माइंड को दर्शाता है, ये आपके मेंजरिया को दर्शाता है, राइट। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी पर्सन को पनिश करने के लिए क्या जरूरी होता है, मेंजरिया होना जरूरी होता है। तो कल्पेबल होमोसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में बेसिक मेंजरिया क्या होगा, दोनों में होता क्या है, आदमी की जान ही तो जाती है, आदमी को मारा ही तो जाता है। तो आदमी को मारना तो जरूरी है ना, कि आदमी को मारने का इंटेंशन होना तो जरूरी है, मतलब आदमी को मारने का गिल्टी माइंड होना, मेंजरिया तो होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेक्शंस में हो क्या रहा है, आदमी की जान ही जा रही है। तो ये बेसिक मेंजरिया तो समझाना पड़ेगा ना दोनों सेक्शंस के अंदर में। तो इसलिए ऑफेंडर का इंटेंशन जो होता है किसी आदमी की जान लेने का, किसी को मारने का, गिल्टी माइंड जो होता है, मेंजरिया जो होता है, ठीक है, टू कॉज द डेथ, ये आपको कहां से समझ में आता है, ये आपको समझ में आता है कल्पेबल होमोसाइड के और मर्डर के पहले लाइन से, कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कहां पे है, दोनों में मौजूद होना जरूरी है, गिल्टी माइंड, मेंजरिया दोनों में होना जरूरी है, तभी आप किसी पर्सन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, ये पहला वाला पॉइंट आपको क्या बताता है, जहां पे आप किसी पर्सन की क्या कर रहे हो, इंस्टेंट डेथ कॉज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई उल जलूल, कोई इनडायरेक्ट बातें है ही नहीं, यहाँ पे कोई बॉडीली इंजरी नहीं कॉज हो रही है जिससे शायद डेथ हो सकती है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि आप कोई डेंजरस काम कर रहे हो जिससे शायद आदमी मर सकता है। यहाँ पे सिंपल सा प्लेन हिसाब है कि आदमी मर रहा है, आपने कोई पर्टिकुलर एक्ट किया और पर्सन की ऑन द स्पॉट इंस्टेंट, यहाँ पे इंस्टेंट क्या हो गई, डेथ जो है वो यहाँ पे हो गई, कोई लाइकलीनेस, कोई चांसेस, ठीक है, इसका कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे आदमी मर रहा है, सिंपल सी प्लेन सी यहाँ पे बात है, ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो आदमी मर रहा है, आदमी की डेथ कॉज की जा रही है, ये कल्पेबल होमोसाइड में भी लिखा हुआ है और ये मर्डर के अंदर में भी लिखा हुआ है। अगेन इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर अपने आप में कोई बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप इन दोनों सेक्शंस के एसेंशियल्स उठा के देख लीजिए, एसेंशियल सेम ही होते हैं। जो लाइनें कल्पेबल होमोसाइड में लिखी हैं वही सब कुछ मर्डर के अंदर में भी लिखा हुआ है, सिर्फ मर्डर में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा शब्द इन्होंने ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई मर्डर अपने आप में क्या है, कल्पेबल होमोसाइड ही तो है।
तो इसलिए इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ आपको कल्पेबल होमोसाइड में भी लिखा गया है और मर्डर में भी लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि किसी आदमी की इच्छा थी, किसी आदमी का इंटेंशन था, किसी आदमी का मेंस रिया था कि वो किसी आदमी की जान लेना चाहता था, और मेंस रिया किसी भी पर्सन को मारने के लिए क्या है, जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो आपको किसी भी किताब के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये कल्पेबल होमोसाइड में भी लिखा है, मतलब सेक्शन 100 में भी लिखा है, और ये मर्डर में भी लिखा है, मतलब सेक्शन 101 में भी लिखा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि भाई कल्पेबल होमोसाइड, क्योंकि मर्डर कल्पेबल होमोसाइड का ही पार्ट है, तो जो कल्पेबल होमोसाइड के एसेंशियल्स हैं वो तो मर्डर के अंदर में भी लिखे गए होंगे, इसलिए सेम है। बट क्या सच में इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है? कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर दोनों के अंदर में है ना, ये जो पर्टिकुलर लाइन लिखी है, क्या इसका मतलब सेम है कि भाई इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दोनों सेक्शंस में सेम सेंस में बताया गया है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्शंस में ये एक पर्टिकुलर लाइन का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है, डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस किसी भी किताब के अंदर में आपको नहीं बताया जाता। ये डिफरेंस किसी भी, आपको क्या कहना चाहिए, बैराक के अंदर में नहीं बताया जाता। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, और जजमेंट्स में डिफरेंस क्या बताया गया है, अब इसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, ऐसा जजमेंट्स में लिखा है, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में लिखा है कि देखो सेक्शन नंबर 100 और सेक्शन नंबर 101, ठीक है, इन दोनों में आपको क्या लाइन देखने को मिलती है? दोनों में लाइन लिखी हुई है विच इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, है ना, ये यहां पे भी लिखा है और ये यहां पे भी लिखा है। अब इनमें छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है? लॉ ये कहता है, मतलब कोर्ट के रूलिंग्स ये कहते हैं कि अब जैसे मान लेते हैं ये एक सड़क है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सड़क है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर सड़क पे एक गड्ढा खोद दिया, मैंने इस पर्टिकुलर सड़क पे गड्ढा खोद दिया, ठीक है। मैं क्या चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि इस सड़क पे ये जो गड्ढा खोदा हुआ है, इसमें जैसे ही कोई भी गाड़ी आके फंसे, गड्ढों में होता है ना, गाड़ी ऐसे धम्म से जाके गड्ढों में फंसती है, कई बार लोग डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, लोगों की गाड़ी स्किड भी हो जाती है, तो आदमी सड़क पे गिर जाता है, और अगर हेलमेट ना पहना हो और सर पे चोट लग जाए तो आदमी मर भी जाता है, उसकी डेथ भी वहां पे कॉज हो जाती है। तो मैंने क्या सोचा कि यार परफेक्ट प्लान है, एक सड़क लेते हैं, एक सड़क पकड़ते हैं कोई सी भी, ठीक है, उस सड़क पे अपन एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदेंगे, कोई सी भी गाड़ी फंसेगी, कोई भी 2 व्हीलर वाला पर्सन आके उसमें फंसेगा, वो गिरेगा, हेलमेट नहीं पहना होगा तो हो सकता है सर के ऊपर लग जाए, और सर के ऊपर अगर लग जाए तो हो सकता है मर भी सकता है, ठीक है। तो अभी तक पहले एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करो। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कम है, मुझे ये नहीं पता है अभी, आई डोंट नो कि कोई आदमी गिरेगा ही उसमें, उस गड्ढे में फंसेगा ही कि नहीं फंसेगा, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है, ठीक है। फिर वो आदमी गिरेगा तो उसके सर पे लगेगी या कहीं और लगेगी, ये भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। फिर सर पे लगेगी तो आदमी मर ही जाएगा, ये भी हमको नहीं पता है। तो वही बात है कि पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के बीच में 100 और 101 में प्रोबेबिलिटी कम है, 100 में प्रोबेबिलिटी कम होगी, इंटेंशन जो है ठीक है, इंटेंशन जो है सेक्शन नंबर 100 के अंदर में, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी कम होगी। तो यहाँ पे पहला तो डिफरेंस क्या हो गया कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ का, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी सेक्शन नंबर 100 के अंदर में कम है, सेक्शन नंबर 101 में यही प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक सड़क के ऊपर, ठीक है, मैं एक सड़क के ऊपर एक गड्ढा खोद देती हूँ यहाँ पे, और उस गड्ढे में कोई भी पर्सन आके गिरेगा, और जो भी आके गिरेगा गड्ढे में फंसेगा, उसका सर फूटेगा और वो यहाँ पे जो है वो मर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि क्या मेरा कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है किसी एक स्पेसिफिक आदमी को मारने का, या मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी XYZ बंदा उस गड्ढे में आके गिरे, उसका सर फूटे और वो मर जाए। डू आई हैव अ स्पेसिफिक टारगेट इन माय माइंड कि मुझे इसी आदमी को मारना है, या मेरे लिए कोई भी मर जाए मेरे को चलेगा? भाई मैंने तो गड्ढा खोदा है ना, मेरे लिए तो कोई भी आदमी उस गड्ढे में आके गिर के मर जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये तो सोचा है नहीं कि एक्स ही आके उस गड्ढे में गिर के मरेगा, है ना। तो अपने दिमाग में कोई स्पेसिफिक टारगेट है नहीं, और यही डिफरेंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कुछ जजमेंट्स के अंदर में कि यही डिफरेंस होता है। सेक्शन नंबर 101 में जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ लिखा हुआ है, वहां पे उसका मतलब ये है कि आपके माइंड में एक स्पेसिफिक
पर्सन होगा जिसकी डेथ आप कॉज करना चाहते होगे। ठीक है, आपके माइंड में एक स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसकी आप डेथ कॉज करना चाहते होगे और उसको मारने की इंटेंशन से आपने कोई एक्ट वहां पे किया होगा। लेकिन सेक्शन 100 में ऐसा भी हो सकता है कि आपका मारने का इंटेंशन तो था, आप किसी को मारना तो चाहते थे, लेकिन आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था कि आप किसको मारना चाहते थे। आपके लिए कोई भी मर जाए इट इज ओके, आपके लिए बस कोई मरना चाहिए, कौन, उससे आपको भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहां से समझ में आया कि ये डिफरेंस ऐसा है सेक्शन 100 और 101 के अंदर में? सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखो, सेक्शन नंबर 100 का जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है वो इसी चीज के बारे में बात बताता है। सेक्शन 100 का जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है वो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वहां पे एक आदमी एक गड्ढा खोदता है ना, और गड्ढा खोद के मारना चाहता है। किसे मारना चाहता है वो नहीं पता, उस गड्ढे में कोई रैंडम पर्सन आके गिरता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। सो दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इन सेक्शन नंबर 100। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स में ये बोला गया है, ठीक है, कि ये जो पहला वाला इलस्ट्रेशन है ना, इसका कनेक्शन कौन से पॉइंट से है? इसी पॉइंट से है, इसका कनेक्शन इसी वाले पॉइंट से है। और यही इलस्ट्रेशन से आपको ये पता चलता है, यही इलस्ट्रेशन से आपको ये पता चलता है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ 100 में भी लिखा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सेक्शन 100 में भी लिखा है और सेक्शन 101 के अंदर में भी लिखा है। तो इनके बीच का थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस कहां से पता चलता है? इलस्ट्रेशन नंबर ए से ही आपको पता चलता है। अब इलस्ट्रेशन नंबर ए को ध्यान से सुनो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर ए में क्या लिखा है कि ए नाम का एक पर्सन एक गड्ढा खोदता है, यानी कि एक पिट, एक छोटा जो गड्ढा है वो खोदता है। अब ध्यान से एक पॉइंट को यहाँ पे नोटिस करो, इसने पिट खोदा है, मतलब एक छोटा गड्ढा जो है वो खोदा है, यानी कि डेथ कॉज करने के चांसेस, डेथ कॉज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है? तो उतनी ज्यादा नहीं है। पिट का मतलब क्या होता है? इट्स अ छोटा गड्ढा। आदमी गिरे तो जरूरी नहीं है कि वो मरेगा ही, आदमी बच भी सकता है, ठीक है, आदमी की जो है वो जान वहां पे बच भी सकती है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो पिट में गिरे वो आपका मर भी जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ए ने एक पिट खोदा, ठीक है, और उसके ऊपर इसने कुछ लकड़ियां और एक तरीके का कवर लगा दिया, है ना, जहां पे किसी आदमी को दिखे ना कि यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, इसने गड्ढे को यहाँ पे कवर कर दिया। अब इसका इंटेंशन यहाँ पे क्या था? ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि कोई आदमी आके इस गड्ढे में गिरे, अगेन ध्यान से सुनो, कोई आदमी आके इस गड्ढे में गिरे और गड्ढे में गिर के मर जाए। तो इसका इंटेंशन यहाँ पे क्या था? कॉजिंग डेथ, जो कि पहले वाले पॉइंट में लिखा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट क्या हो रहा है सेक्शन 101 से, और यहाँ पे डिफरेंट क्या है? सेक्शन 101 में आपके माइंड में एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। अगर ए ने यही गड्ढा किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिमाग में सोच के खोदा होता, राइट, तो ये 101 के अंदर में चला जाता। लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे गिर के मरने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, क्योंकि आपने पिट खोदा है ना, आपने कोई गहरा गड्ढा तो खोदा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी भी कम है। अब यहाँ पे क्या होता है? जेड नाम का एक पर्सन आता है, यहाँ पे चलते 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 उसको लगता है कि ये प्रॉपर जमीन है, यहाँ पे खड़ा होता है और नीचे गड्ढे में गिर जाता है और उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि ए ने यहाँ पे क्या किया है? कल्पेबल होमोसाइड किया है। अब ये कैसे पता चला कि यहाँ कल्पेबल होमोसाइड हो रहा है? तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो ये देखो मरने के चांसेस कितने थे। पिट मतलब इट्स अ छोटा गड्ढा, इट्स नॉट अ गहरा गड्ढा। तो पहला जवाब तो अपन को यहाँ पे मिल गया कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है मरने की वो यहाँ पे कम है। अपन का पहला जवाब यहाँ पे क्लियर हो गया। और दूसरा अपन को यहाँ पे क्या पता चला कि भाई सामने वाले के माइंड में कोई स्पेसिफिक टारगेट था ही नहीं मरने का। उसके लिए तो कोई भी गिर जाए गड्ढे में और कोई भी मर जाए, उसको इतने से ही फर्क पड़ता है। उसने ये गड्ढा किसी स्पेसिफिक आदमी को दिमाग में रख के नहीं खोदा था। तो हमें यहां से पता चला कि दिस इज कल्पेबल होमोसाइड। तो ये इलस्ट्रेशन बेसिकली इस पॉइंट से कनेक्टेड है और यही इलस्ट्रेशन को एज अ डिफरेंस यूज किया जाता है कि कभी अगर लगे कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दोनों जगह लिखा है, क्या उनके बीच में कोई थोड़ा सा भी डिफरेंस है? तो थोड़ा सा डिफरेंस यही है, ठीक है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ 100 और 101 के बीच का थिन लाइन डिफरेंस आपका यही है, ठीक है। अब
ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली डिफरेंस, देयर इज वन मोर डिफरेंस। वन मोर डिफरेंस क्या है? अब एक बात बताओ अब मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना, ठीक है? आप सबने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है रुस्तम, ठीक है? रुस्तम करके आपने एक पिक्चर देखी होगी। रुस्तम वाली मूवी में क्या बताया है कि आपका एक नेवी वाला बंदा होता है ना? ये नेवी वाले बंदे को इसको पता चलता है कि इसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है? तो ये नेवी वाला बंदा उस आदमी के घर पे जाता है, बेसिकली मिस्टर आहूजा क्या जाता है, ठीक है? और आहूजा क्या जाके कहता है कि भाई अगर तुम मेरी बीवी से जेन्युइनली प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी बीवी और मेरी मतलब मैं अब तुम्हारी और मेरी बीवी की यहाँ पे शादी करवाऊंगा। तो मिस्टर आहूजा बदले में रिप्लाई क्या देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हर औरत जिससे मैं चक्कर चलाता हूँ मैं उससे शादी करूंगा? इस बात पे मिस्टर नानावती को क्या आता है? गुस्सा आ जाता है नेवी वाले को। तो यहाँ पे मिस्टर नानावती क्या करते हैं? ये गन निकालते हैं, ये पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकाल के ये मिस्टर आहूजा को शूट कर देते हैं। मेरे पहले सवाल का यहाँ पे जवाब दो, क्या नानावती का यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था? क्या नानावती का, नेवी वाले बंदे का यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था? क्या वो आहूजा को मारना चाहता था? मारना चाहता था ना, तभी तो गोली निकाल के ढाई 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 मार दिया। आप गन निकाल के किसी आदमी को 3 बार गोलियां क्यों मारोगे? यही ना कि वो मर जाए। आपके एक्ट से समझ में आ रहा है ना? क्या एक्ट से यहाँ पे हम ये प्राइमा फेसी मान सकते हैं कि आप उस आदमी को मारना चाहते थे? आपका इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था? भाई इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ नहीं था तो और क्या था यहाँ पे? मैं अगर आपको गन से गोली से 3 बार शूट कर दूं, मेरा और क्या इंटेंशन हो सकता है यहाँ पे? कि आप हम मजाक मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, किसी आदमी के शरीर में 3 बार गोलियां उतार देना शोज व्हाट कि आप उसको मारना चाहते थे। सिंपल सी बात है। तो इस केस में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ साफ दिख रहा है ना? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ यहाँ पे साफ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 101 क्या कहता है कि भाई यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, सामने वाले के बॉडी में। अब एक और चीज यहाँ पे सोचो, अगर आप किसी पर्सन के बॉडी में 3 बार गोलियां उतार दोगे तो आदमी मरेगा ही मरेगा, आदमी मरेगा ही मरेगा ना। प्रोबेबिलिटी मरने की यहाँ पे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चांसेस जो है वो मरने के ज्यादा है। तो ये टेक्निकली कहाँ फॉल करना चाहिए? टेक्निकली अपन को इसको मानना चाहिए मर्डर, यानी कि ये 101 में जाना चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है? अपन इसको 101 में नहीं डालेंगे, अपन इसको डालेंगे सेक्शन नंबर 100 के अंदर में, क्योंकि 101 में आपको बताए गए हैं एक्सेप्शंस। और 101 में एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को, अगर आपका मारने का इंटेंशन था, आप किसी को मारना चाहते थे, लेकिन अगर वही चीज आपने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आके की है, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया एकदम से, उस गुस्से में आके आपने इंटेंशन बना लिया किसी को मारने का और आपने उस आदमी की जान ले ली, तो भाई हम इसको मर्डर फिर नहीं मानेंगे। हम इसको मानेंगे क्या? कल्पेबल होमोसाइड, यानी कि आपको पनिश किया जाएगा सेक्शन नंबर 100 के अंदर में। और यही दूसरा डिफरेंस बनता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ का। ठीक है, यहां पे अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? बात मेरी ध्यान से क्या सुनो, सेक्शन नंबर 101 एक बार उठा के देखो। 101 के स्टार्टिंग की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है ना, या जैसे 300 में लिखा हुआ करता था कि एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिए और फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ क्या होता है ये आपको 101 के अंदर में बताया गया है ना। अब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो यहाँ पे भी लिखा है और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ वहां पे भी लिखा है, लेकिन वहां पे वो क्या कह रहे हैं? वहां पे वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे ये जो रुस्तम वाला केस मैंने आपको क्यों बताया, रुस्तम वाला केस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए, आपके माइंड में सवाल आना चाहिए। ऐसे तो अक्षय कुमार ने, ठीक है, ऐसे तो अक्षय कुमार का इंटेंशन भी था डेथ कॉज करने का। आप किसी को 3 बार गोली मार रहे हो तो मतलब यू हैव द इंटेंशन ना ऑफ कॉजिंग डेथ, तो तुम्हारा इंटेंशन भी है डेथ कॉज करने का। और तुम्हारे एक्ट से ये समझ में आ रहा है कि मरने के चांसेस भी ज्यादा है, मरने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। भाई एक आदमी के शरीर में 3 बार अगर गोलियां उतार दोगे तो आदमी मर ही जाएगा ना, आदमी कैसे बचेगा? तो ये भी समझ में आ रहा है मैम आपके इससे कि भाई आदमी ने जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला एक्ट किया था मरने वाला, फिर भी अपन इसको पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मर्डर के लिए?
अपन इसको फिर क्यों डाल रहे हैं कल्पेबल होमोसाइड के अंदर में? और यहाँ पे तो ये भी समझ में आ रहा है कि आपका इंटेंशन भी है डेथ कॉज करने का, तो फिर भी ये कल्पेबल होमोसाइड क्यों हो रहा है? फिर भी ये मर्डर क्यों नहीं माना जा रहा? तो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई केस जहां पे आपका सेक्शन 101 के हिसाब से इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ भी था और आपने एक हाई प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज करने वाला काम भी किया, फिर भी अपन तुमको सेक्शन 100 के अंदर में अपन तुमको पनिश कर देंगे। अपन तुमको मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अपन तुमको 100 के अंदर में पनिश करेंगे। तो सेक्शन 101 और 100 में जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, उसमें दूसरा डिफरेंस यही बनता है कि उस सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ अगर ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन के चलते बन गया तो फिर वो मर्डर नहीं है, फिर वो कल्पेबल होमोसाइड है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अभी डिफरेंस समझ में आया कि दोनों, लाइक आई सेड, ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ जो दोनों सेक्शंस में लिखे हुए हैं, इनके बीच का ये डिफरेंस किसी किताब में नहीं बताया जाता है। ये डिफरेंस वो है जो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में समझाता है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, थिन लाइन डिफरेंस होता है जजमेंट्स के अंदर में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। मैं वापस से आपको 2-3 पॉइंट्स रिवाइज करके बता देती हूँ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में मेनली 2 डिफरेंस होते हैं दोनों सेक्शंस के बीच में। पहला ठीक है, पहला ये कि यहाँ वाले इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो है आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता। वहां वाले इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में आपके माइंड में एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि वहां वाले इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होने के बाद भी अपन तुमको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक्शन 100 के अंदर में पनिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं बताया गया है। ऑल्सो जब भी आप ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ेंगे तो आप ये लाइन इस वाले इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन किस पे बेस्ड है, इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जहां पे यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। जैसे कि इस वाले इलस्ट्रेशन में मारने वाले के दिमाग में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, वो बस किसी को भी मारना चाहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब भाई ये तो कंप्लीटली ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये दूसरे वाले पॉइंट के हिसाब से ना तो अपन मारना ही नहीं चाहते किसी को। ध्यान रखना, दूसरे वाले पॉइंट में आदमी का मारने का तो इंटेंशन है ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं है अपने माइंड में सामने वाले की डेथ कॉज करने के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ, ठीक है। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है रेग वर्सेस गोविंदा का, उसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन मर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रेग वर्सेस गोविंदा के केस का एक उदाहरण मैं आपको लेके बताती हूँ। मान लो एक ये आंटी है, ठीक है, एक आंटी है और एक आंटी के अंकल हैं। तो दिस इज द अंकल एंड दिस इज द आंटी। अब एक दिन क्या हुआ कि अंकल बहुत ज्यादा अल्कोहल पी के आए, तो अंकल का आंटी से झगड़ा हो गया। तो अंकल ने क्या किया, आंटी को बुरी तरीके से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। अंकल नशे में थे, है ना, अंकल नशे में थे। नशे में क्या होता है, आदमी थोड़ा एग्रेसिव सा हो जाता है, थोड़ा अपने ऊपर से कंट्रोल, संतुलन अपना खो देता है। तो अंकल बेचारे अल्कोहल के नशे में आंटी को बुरी तरीके से मारते पीटते चले गए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अंकल के ये घूसे मारने की वजह से आंटी बेचारी हो गई बुरी तरीके से घायल, क्योंकि बॉडीली इंजरी हो गई ना। यहाँ पे आंटी जो है उनको बहुत ज्यादा घायल इंजरी हो गई, आंटी को बॉडीली इंजरी यहाँ पे हो गई। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, अब मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, क्या अंकल का यहाँ पे मारने का इंटेंशन था आंटी को? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अंकल आंटी को मारना चाहते थे, डेथ कॉज करना चाहते थे? द आंसर इज नो, नहीं सोचा। मारना मतलब मर्डर वाला मारना, डेथ कॉज करने वाला मारना दूर दूर से इनके दिमाग में था ही नहीं, कहीं से कहीं तक इनने सोचा भी नहीं आंटी को मारने के बारे में, मतलब मर्डर करने के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई अब अंकल ने गुस्से गुस्से में आके इतना बुरी तरीके से आंटी को यहाँ पे मार दिया। अब आंटी बेचारी घायल हो गई। अब आंटी घायल हो गई, आंटी को हॉस्पिटल लेके गए तो आंटी बेचारी अपनी घायलता को हैंडल नहीं कर पाई। तो आंटी की यहाँ पे क्या हो गई, आंटी की यहाँ पे हो गई डेथ। भाई हर आदमी, अगर आपको भी एग्जांपल ले, ठीक है, आपको अगर मैं इसी इंटेंसिटी से बुरी तरह पीटूं, ठीक है, आप हो सकता है बच भी जाओ, आप हो सकता है मर भी जाओ। मतलब इट्स नॉट अ 100% चांस, मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई नहीं है। कोई बहुत ही सॉलिड आदमी होगा तो झेल भी जाएगा मारना पीटना,
कोई थोड़ा कमजोर सा आदमी होगा, या मान लो हॉस्पिटल में इलाज करते करते उस आदमी को कॉम्प्लिकेशन आ गए तो आदमी मर भी सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आपका इंटेंशन यहाँ पे क्या था। एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर अटैक किया, उसका इंटेंशन यहाँ पे मारने का था ही नहीं, दूर दूर तक उसने डेथ कॉज करने के बारे में सोचा भी नहीं था, ना वो आपको डेथ कॉज करना चाहता था आपकी। उसका इंटेंशन सिर्फ आपको बॉडीली इंजरी कॉज करने का था, उसका इंटेंशन सिर्फ तुमको बुरी तरीके से धोने का था, तुमको सिर्फ बुरी तरीके से पीटने का था, जैसे कि अंकल यहाँ पे आंटी को पीट रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उस बॉडीली इंजरी से तुम्हारी डेथ हो गई। लेकिन क्या वो बॉडीली इंजरी इतनी घातक थी कि किसी भी आदमी को अगर उस तरीके से मारा जाए तो हर आदमी वहां पे मरेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वो बॉडीली इंजरी ऐसी है, वहां पे डेथ हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो सेकंड वाला पॉइंट आपको जो है इसी चीज के बारे में यहाँ पे बताता है, यहाँ पे लाइकली वाला जो केस है वो आपको बताया गया है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या दर्शाता है बेसिकली, कि यहाँ पे आपका जान से मारने का इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन सिर्फ किसी को घायल करने का था, किसी को इंजरी कॉज करने का था, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं था किसी को मारने के बारे में, आपने किसी को बुरी तरीके से मारा पीटा, ठीक है। आप उसको जान से नहीं मारना चाहते थे, आप बस उसको धोना चाहते थे, मारना पीटना चाहते थे। लेकिन उस इंजरी से क्या हुआ, वो आदमी मर गया। लेकिन उस इंजरी से हर आदमी नहीं मरेगा, मतलब 100 में से अगर तुम मारोगे उस तरीके से लोगों को, हो सकता है 100 में से 10 आदमी मर जाए, लेकिन बाकी 90 बच जाएगा, क्योंकि बॉडीली इंजरी उतनी डेंजरस नहीं है कि डेथ कॉज हुई हो। बॉडीली इंजरी ऐसी है कि डेथ हो भी सकती है। तो आप यहाँ पे सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर में फॉल करोगे। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका आखिरी वाला, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो ये तीसरे पॉइंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, यहाँ पे अब आपके पास एक रियल लाइफ केस है, दैट इज योर पुणे का पोर्शे वाला केस। पुणे के पोर्शे वाले केस में पुलिस ने क्या बोला, पुणे पुलिस ने, कि हम चाहते हैं इस जुवेनाइल के ऊपर ये पर्टिकुलर लाइन लगाई जाए, यानी कि इसको कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा दी जाए। तो तीसरे वाले पॉइंट में आपके कौन से केसेस फॉल करते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, क्या आपका इंटेंशन है किसी की डेथ कॉज करने का? द आंसर इज नो। क्या वो लड़का उस रात उन दो लोगों को मारना चाहता था? Was his intention to cause death there? No, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, मतलब उसका प्रॉपर कोई सीधा सीधा इंटेंशन नहीं था किसी की जान ले लेने का, किसी को मारने का, ठीक है। और ना ही उसने किसी को कोई बॉडीली इंजरी कॉज की जिससे कोई डेथ हो जाए। वो लड़का कोई किसी को मार धार थोड़ी ना रहा था कि मुक्के मार रहा हो, किसी को बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा हो। लेकिन उसका जो ड्राइविंग वाला एक्ट था कि आप 200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहे हो ऑन अ बिजी एक्ट, उससे आपको ये नॉलेज होती है कि आपके इस एक्ट से कोई आदमी मर सकता है, किसी आदमी की जो है वो डेथ यहाँ पे कॉज हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा वाला पॉइंट में बेसिकली आपके कौन से केसेस फॉल करते हैं, जहां पे ना तो आप किसी को मारना चाहते हैं, है ना, आपका ना तो कोई सीधा सीधा इंटेंशन है किसी की डेथ कॉज करने का, राइट, ना ही आप किसी को कोई बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो। बस आपको ये पता है कि आपके इस एक्ट से ये एक्ट डेंजरस है, इतना आपको इतना पता है कि इससे किसी ना किसी की मौत जरूर हो सकती है, इससे किसी ना किसी एक्ट जो है किसी ना किसी आदमी की डेथ जरूर हो सकती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंपल सा, यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो 10 माले की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है। आपका फ्रेंड इस बिल्डिंग के छत पे यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका एक फ्रेंड बिल्डिंग की छत पे यहाँ पे बैठा हुआ है, आप पीछे से गए और आपने पीछे से एकदम से जाके उसको ऐसा किया भो। अब जब आपने ऐसे किया भो, तो अब सीधी सी बात है, तुम्हारा अपने फ्रेंड को मारने का तो इरादा था नहीं, यू डिड नॉट वांट टू कॉज हिज डेथ, यू डिड नॉट वांट टू किल हिम ओवर देयर, ठीक है, ना ही आपने उसको कोई बॉडीली इंजरी यहाँ पे कॉज की जिससे आप उसको मार दो, उसकी डेथ आप वहां पे कॉज कर दो। लेकिन आपका जो एक्ट था, आपको ये पता है ना कि भाई ये डेंजरस है, किसी आदमी को 10वीं मंजिल पे बिठा के ऐसे भाव किया जाए, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए आदमी, तो नीचे ही गिरेगा ना जाके। तो ऐसे में जो तीसरा वाला एक्ट है आपका, वो यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? तो कुल मिला के देखो, कोई भी केस कल्पेबल होमोसाइड होगा या मर्डर होगा, ये डिपेंड करता है
एसेंशियल्स के ऊपर। इन एसेंशियल्स को पकड़ना स्टार्ट करो, इन एसेंशियल्स को, वर्ड को यहाँ पे पकड़ना स्टार्ट करो, इजीली आपको समझ में आ जाता है कि कोई केस कल्पेबल होमोसाइड है या कोई केस आपका मर्डर का है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है, लो है, कल्पेबल होमोसाइड है, मर्डर है, ये सारा एसेंशियल्स का खेल है। अगर एसेंशियल्स अपने दिमाग में बिठा लिए, यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग। ऑलराइट।